हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टैटिक जीके की क्लासेस अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं और यह क्लास आपकी किसी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपको बता रखे हैं कि जैसे जैसे हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आपकी किसी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते चले जाएंगे। ओके। और आपको पता ही है कि स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है ये आपकी किसी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। तो आइए हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इस सेशन को, इस एक एक क्वेश्चन को और इसके एक्सप्लेनेशन को आप एक कॉपी में अच्छी तरीके से नोट डाउन करते रहिए और प्रतिदिन एज ए न्यूज़पेपर उसको पढ़ते रहिए। जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे उतने अच्छे तरीके से चीज़ें आपको लर्न होंगी, क्योंकि जब तक आप चीज़ें लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है? क्योंकि जब आप लर्न नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ें कंठस्थ नहीं होंगी। बातें समझ में आ रही हैं? तो आप इस चीज़ों को पर डे रिवाइज भी करते रहिए। ओके। तो फिर अब हम लोग इस सेशन के पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो भैया इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। देखो, अकबर द्वारा बनवाई गई कुछ प्रमुख इमारतें हैं, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ठीक है, आगरा का किला, शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ठीक, जोधाबाई महल, इबादत खाना आदि। जहांगीर थे इन्होंने सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर में स्वयं का मकबरा, और शाहजहां ने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी ये भी देख लेते हैं। शाहजहां ने आगरा के किले में दीवाने आम, शीश महल मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, इन चीज़ों का निर्माण करवाया। और जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद, बेगम रबिया उद्रौनी का मकबरा और दिल्ली के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? तो अगर कह दिया जाए कि भैया थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। दिल्ली के किले की जो मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यहाँ देखो लिखा ना, औरंगजेब ने लाहौर किला बेगम मस्जिद और मकबरा दिल्ली के किले की मोती मस्जिद। तो यहाँ दिल्ली के लाल किले की जो मोती मस्जिद उसको किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन है धौलाधर तथा पीर पंजाल, रण ज्योति तथा नाग टिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच क्या स्थित है? ओके। इसको येलो कलर से कर देते हैं। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। करा महान एवं मध्य हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी, लाहौल स्पीति घाटी एवं काठमांडू घाटी स्थित है। धौलाधर श्रेणी और हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में है। कुल्लू घाटी के मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। कोई दिक्कत? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्नांकित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो देखो भैया, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो जो गांधीनगर है, कौन सा? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। गांधीनगर जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव, नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, बीच में होती है आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है? इससे 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। यह 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक, यह है आपकी 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा। ये कौन सी है? कर्क रेखा। ठीक है?
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से। ठीक, भारत के राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। ओके, तो इतनी चीज़ें भी आपको ध्यान देना है। ओके बच्चा, अब कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह लगभग भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भूमध्य रेखा से निकटतम दूरी पर गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी नगलापुर, ऑप्शन सी उदयगिरी, ऑप्शन डी चंद्रागिरी। तो देखो भैया, ये जो कृष्णदेव राय थे इन्होंने नगलापुर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक थे। ये सेना नायक, विजेता, प्रशासक होने के साथ साथ कला, संगीत, साहित्य के प्रेमी भी थे। ठीक, इन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया। उसने अनेक मंदिरों, मंडपों और तालाबों का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलापुर नामक एक नगर की स्थापना की थी। ये भैया देखो आपके राजा कृष्णदेव राय हैं। इनसे यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। जन्म 14 जनवरी 1971 को हुआ था। स्थान हम्पी, वंश तुलु वंश, और मृत्यु इनकी 17 अक्टूबर 1529 को हुई थी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इनसे क्लियर करनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो भैया कहाँ स्थित है? ये आप कैसे? गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुए थे और ये भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। हरिपुरा अधिवेशन राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता राजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। अब जहाँ तक कांग्रेस के गठन की बात है, तो कांग्रेस का जो गठन हुआ था भैया, ये हुआ था आपका 1885 में। 1885 में किसने किया था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ओके, कोई दिक्कत? ओके, आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बच्चा मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जैसे जैसे आप सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होते चले जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो भैया क्या था? लोथल एक पत्तन था। ठीक है, कह लोथल एक पत्तन नगर था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक गांव के समीप स्थित था। इसकी खोज एस.आर. राव के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई थी। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर कह दिया जाए लोथल किस नदी के किनारे था, तो भोगवा नदी के किनारे था। ठीक, यह एक जहाज की गोदी के आकार का निर्माण मिला। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। ठीक है, नगर मोहनजोदड़ो इसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। ठीक, और लोथल से ही 3 युग्मित समाधियां मिली थी। यहाँ से धान के अवशेष, फारस की मुद्रा, घोड़ों की मृण मूर्तियाँ आदि चीज़ें मिली थी। अब दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य कई नामों से जाना, जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब इसका जो सबसे फेमस स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई 1826 में जॉन मार्शल, हड़प्पा की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। ठीक है, हड़प्पा के बारे में सबसे पहले 1826 में किसने बताया था? तो जॉन मार्शल ने बताया था। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगर कह दिया जाए खून के थक्के के प्रयोग में किसको लाया जाता है, तो भैया देखो आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, I 100
31 सोडियम 24। तो भैया देखो Na24 यानी सोडियम 24 का प्रयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं साइड में, आइए इसको भी जान लेते हैं। कह प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। जैसे रेडान एक रेडियो एक्टिव गैस है, तो यह प्रकृति में नहीं पाई जाती, प्रकृति के नीचे पाई जाती है। ठीक है, मतलब मिट्टी के नीचे। अब कह रहा है Na24 या परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का जमाने, रक्त का थक्का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर एक है P32, इससे क्या रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों की जानकारी या ल्यूकीमिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपका है 131 ये जो होता है आई 131 ये थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में किया जाता है। फिर आपका है FE59 ये अरक्तता के रोगों की जांच करने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये भैया आपका यूज होता है कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 कहाँ यूज होता है? कैंसर उपचार में यूज होता है। ठीक है, और आपका है C14 कार्बन काल के निर्धारण में किया जाता है, कार्बन 14 काल निर्धारण में किया जाता है। और एक आपका लास्ट बचता है आर्सेनिक 14 ये त्वचा संबंधित रोगों की जानकारी के लिए किया जाता है। और बच्चा इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट डाउन करिएगा, ये आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो देखो भैया, नेस्ले, दी हार्शे कंपनी, जोसेफ फ्राई एंड सन्स, प्रियर्सन। तो भैया इसको बनाया था जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 1874 में पहला चॉकलेट बार जोसेफ फ्राई सन्स ने बनाया था। उन्होंने कुछ कोकोवा पाउडर और चीनी के मिश्रण से एक पेस्ट तैयार किया और 1851 में अमेरिकियों द्वारा पहली बार चॉकलेट का परिचय कराया गया। अगर कह दिया जाए चॉकलेट का परिचय सबसे पहले किसके द्वारा कराया गया, तो अमेरिकियों द्वारा। ठीक है, जोसेफ फ्राई एंड सन्स के द्वारा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये देखिए जोसेफ बने हुए हैं और ये चॉकलेट की एक मशीन है जिसमें कहने का मतलब चॉकलेट बनाया जा रहा है। ठीक, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समता का अधिकार, धर्मपालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो भैया, जो आपका भारतीय संविधान है ये समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है, इसकी संविधान में बात नहीं की गई है। ठीक है, अगर आप भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, धर्म पालन करने का अधिकार 25 से 28 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, परंतु समान आवास का अधिकार कहीं पर उल्लेखित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 अनुच्छेद में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और बच्चों में फिर आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आपकी किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था किया था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों, उलेमा वर्ग में राज्यों के शासन में प्रधानता प्रदान की थी। ठीक, और फिर कह रहा है कि फिरोज की धार्मिक नीति धर्मांधता असहिष्णुता की रही है, वह सिर्फ सुन्नी मत के प्रति समर्पित था। ठीक है भाई, इस्लाम धर्म दो था, एक था शिया एक था सुन्नी। जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है, शिया और सुन्नी में। ठीक, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। भाई अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, तो फिरोज शाह
तुगलक था। ठीक है, इसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। इसने खलीफा से 2 बार अपने को सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी तथा अपने आप को खलीफा का नाइब कहा था। इसने अपने आप को खलीफा का नाइब भी कहा था। ये भैया फिरोज शाह तुगलक की इमेज बनाई गई, इसको देख लीजिएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का अगला क्वेश्चन बच्चों, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है हैलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन, बारखोयांग्स। तो भैया कौन सा है? बारखोयांग्स है। ठीक है, टैगा तुल्य जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बारखोयांग्स न्यूनतम तापमान कितना -66.8 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हैलीफैक्स कनाडा के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है, और शिकागो अमेरिका के मिशिगन में स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यही शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी गए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। यंग इंडिया को किसने आरंभ किया था? ठीक, होम रूल लीग पार्टी, उग्रवादी पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। इसको किसने किया था? होम रूल लीग पार्टी ने। देखो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनी बेसेंट के सर्वप्रथम जमुना दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक ने मुंबई में 1916 में एक अखबार यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, और अगर कह दिया जाए अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे निकालने के लिए देश के कोने कोने में चंदा इकट्ठा करने लग गए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर अहमदाबाद में यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन 1919 से शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब जो गांधी जी थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को और गए थे भैया 1893 में। अगर कह दिया जाए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे तो 1893 में गए थे। वहीं पर इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र वगैरह निकाला था। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला भैया, गोल्डन धान एक अच्छा स्रोत है, किस चीज़ का है? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का, विटामिन बी का। तो भैया गोल्डन धान जो है, गोल्डन राइस, वो विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। क्या गोल्डन राइस एक ऐसा धान है जिसमें बी कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। धान का विकास ज्यूरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर इग्रे पोट्रिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग जर्मनी के डॉक्टर पीटर बेयर ने संयुक्त रूप से किया था। उक्त दोनों वैज्ञानिकों ने पिटूनिया के पौधे से बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को पृथक कर धान के पौधे में प्रविष्ट कराने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो विटामिन ए अगर कह दिया जाए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा चावल माना जाता है तो गोल्डन राइस माना जाता है। और भैया जो धान है, धान किसकी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। धान किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ओके, और गेहूँ, सरसों, जौ, ये सब किसकी फसल है? ये सब रबी की फसल होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न सिंग होता है। ठीक, कह रहा अल्जीरिया, मोरक्को तथा पश्चिमी सहारा, लीबिया, सूडान तथा मिस्र, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और अंगोला। तो भैया देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग जो हैं ये सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इससे ध्यान देना है। अब देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक क्षेत्र में है। इसका आकार सींग के आकार का है। इसके अंतर्गत सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया आता है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये लिखा है इथियोपिया, ये ओके, ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसमें इथियोपिया है, ये इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ये सोमालिया है। ये चारों इसमें बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए बगल में क्या है? सूडान है। ठीक है, तो ये चार आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखो सींग, गाय के सींग के जैसे चारों ऊपर उठे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे युगांडा वगैरह है, केन्या है, फिर आपका ठीक तो ये रवांडा है। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका, कह निम्न में से कौन
देशांतर प्रधान यमयोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? निम्न में से कौन सा देशांतर प्रधान यमयोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री पूर्व, ऑप्शन डी 90 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री। कौन सा करता है भैया? 180 डिग्री करता है। कौन करता है? 180 डिग्री करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कह रहा है 180 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर को एक साथ मिलाने पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यमयोत्तर भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी एक बृहत वृत्त है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। पृथ्वी में ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ठीक है। और ये जो होती हैं अक्षांश रेखाएं हैं और इस पे ऐसे जो खड़ी रेखाएं होती हैं इनको क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो ये वाली बीच वाली रेखा कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर आपकी रेखा है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बच्चा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है आकाश एक मध्य दूरी बहुलक्षीय है, नाग एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, पिनाका एक बहुनली युक्त रॉकेट प्रक्षेपक निकाय, त्रिशूल एक लघु दूरी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। तो भैया देखो त्रिशूल जो है ये लघु दूरी का सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र नहीं है। यही वाला ऑप्शन क्या है आपका? सबसे अलग है। बाकी तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ठीक है। ये देखो त्रिशूल मिसाइल आपकी ये बना के दिखाई गई है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल दी गई है, ये भी ध्यान दे देते हैं। कह रहा आकाश सतह से हवा में मार करने वाले मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। 14 अगस्त 1990 को बांदीपुर ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया था। इस प्रक्षेपास्त्र की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है और इसमें एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ठीक है। फिर क्या नाग टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र सफल 29 नवंबर 1990 को चांदीपुर में किया गया था। इसका मूल मंत्र दागो और भूल जाओ। नाग मिसाइल को दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहा जाता है। और त्रिशूल भैया सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की एक क्या है? मिसाइल है। और पिनाका यह भारत में स्थित बहु नलक रॉकेट प्रणाली है, यानी एक रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक भगवान शिव के धनुष का नाम था और वही शिव के धनुष के नाम पे इसका नाम पिनाक रखा गया था। ओके, कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? नंबर 1 इंसुलिन, नंबर बी ग्लूकोज, नंबर सी ग्लाइकोजन, नंबर डी वसा। तो इसका संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। करा हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के पाचन व अवशोषण के फलस्वरूप ग्लूकोज हमारे रुधिर में मुक्त हो जाता है, जिससे कोशिकाएं ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को मुख्यतः ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ इकट्ठा होता है? यकृत में संचित हो जाता है और पुनः आवश्यकता पड़ने पर या फिर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। हमने कहा कि जब आपको ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है। ये देखिए आपका लीवर बना के आपको दिखाया गया है। इन सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बच्चा अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्रम निम्नलिखित में से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। IDBI, ICICI मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि नहीं है। क्या मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक को केंद्रीय स्थान मिला है और वह बाजार में करेंसी तथा उधार के प्रवाह को नियंत्रित करता है। भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। औद्योगिक साख एवं विनिमय निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। और कहा कि निगम का उद्देश्य उद्योगों को प्रोन्नत करना, वर्तमान उद्योगों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए सहायता देना इत्यादि। तो मुद्रा व्यापार का सहयोग जो भैया मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। ओके, आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन कांडला, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी तिरुवनंतपुरम। तो ये भैया तिरुवनंतपुरम में नहीं है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। अब देखो भैया कह मुक्त व्यापार क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर वस्तुओं के आयात निर्यात पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। जैसे कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक। तो कह रहा है यह योजना आयात निर्यात की नीति के अंतर्गत किया गया है। भारत में इस समय 8 मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन आदि हैं। तिरुवनंतपुरम मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है जहाँ पर व्यापार मुक्त में किया जाए। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? ओके। तो देखो भैया नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो किसका? गोदावरी नदी का है। ओके। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब कह रहा है कि गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। उसका जो जल क्षेत्र है वो आपका कितना है? 3,12,813 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी, महानदी एवं नर्मदा की लंबाई क्रमशः 1400, 858 एवं 1300 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को ही क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यानी जो वैदिक नदी कुंभा थी ना उसका निर्धारित स्थान कहाँ था? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो भैया इसका कहाँ था? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है आपकी? काबुल। ओके। और अफगानिस्तान में एक राष्ट्रीय खेल बहुत प्रचलित जिसका नाम बुजकशी। ठीक। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक। कह रहा है अफगानिस्तान में बहने वाली कुंभा यानी काबुल, स्वात, कुब्र, गोमती, गोमल नदियाँ आर्यजन से परिचित थीं। सिंधु का तो अनेक स्थानों पर ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी बड़ा महत्व है। माना जाता है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। ठीक। आर्य निवास की यह अति प्रशंसित नदी थी। ओके भैया कोई दिक्कत? और जो आपकी ये सिंधु नदी है इसकी भारत में 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक? इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके। और देखो सिंधु, सरस्वती, सतुद्री यानी सतलज, विपाशा यानी व्यास, परसुणी यानी रावी, विशस्ता यानी झेलम और आस्किनी नदी, ये सारी नदियाँ किसकी? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। ओके। और 1960 में भैया एक समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है। किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने यह समझौता करवाया था। आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? यानी ऑक्सीजन से भी तेजी से कौन सी गैस मानव शरीर में घुलती है या रक्त में घुलती है? ऑप्शन पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो भैया कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये मानव शरीर में ऑक्सीजन से कई गुना तेजी से घुलती है, जिसे दमघोटू गैस भी कहा जाता है। और बाद में धीरे धीरे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप मानव को सांस लेने में असुविधा होती है और उसका दम घुटने लगता है, जो इसकी मृत्यु का कारण बनता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे तेजी से घुलती है आपकी CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद घुलती है O2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और उसके बाद घुलती है CO2। ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके। इतना आपको ध्यान देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन तथा हाइड्रोजन का, ब्यूटेन और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन और ऑक्सीजन का। तो ये भैया किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का।
ठीक है। जो घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं, इंडियन गैस ऑयल जो होता है, ये किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। कह रहा है इंडियन गैस मुक्त एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भैया किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसमें आप लोग देखते हैं सिलेंडर से जब गैस निकलती है स्मेल टाइप में आती है, तो स्मेल को पहचानने के लिए इसमें मार्केप्टन गैस मिलाई जाती है। ठीक है, जिससे व्यक्ति को पता चलता है कि गैस क्या है, लीकेज है, नहीं तो व्यक्ति जान ही नहीं पाएगा। ठीक, आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करा है, कौन सी जल संधि या संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो देखो, बासोपरेस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग। तो भैया जिब्राल्टर जल संधि जो है ये क्या करती है? आपका जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। क्या जिब्राल्टर संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? यह जल संधि यूरोप के स्पेन, अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। इस पर हॉलैंड का आधिपत्य है। ठीक, वास जल संधि तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। डोवर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। और बारपेस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, इसी के साथ आपका ये सेशन होता है समाप्त। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इसको नहीं पढ़ेगा समझ लेना कि उसने अपने कंपटीशन का एक बहुत अहम हिस्सा लुप्त कर दिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसको आने वाली परीक्षाओं में बहुत समस्याएं होने वाली हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।